साद मर्दाना वजाहत का भरपूर मर्द था। ब्राउन आँखें, ब्राउन बाल, खड़ी नाक, चौड़ा सीना, गंदुमी रंगत, लंबा कद। बिलाशुबा वो एक हसीन मर्द था। यही वजह थी कि सायमा इसके पीछे दीवानी थी। ज़यान भी कुछ कम नहीं था। तीनों भाइयों में एक बात मुश्तरका थी, तीनों की आंखें ब्राउन थी जो कि इनकी खूबसूरती में इजाफा करती थी। ज़यान भी साद से कुछ मुख्तलिफ नहीं था। लंबा कद, चौड़ा सीना, गंदुमी रंगत, काले बाल। ज़यान भी हुस्न में किसी से कम नहीं था। अनेक अपने दोनों भाइयों से छोटा था, पर खूबसूरत वो भी था। कसरती जिस्म, ब्राउन बाल, बड़ी बड़ी पलकें, खड़े नैन नक्श, कम तो वो भी नहीं था किसी से। अलीज़े चिड़िया के से दिल की मालिक, हिरनी जैसी खूबसूरत आंखें, दूधिया रंगत, लंबे घने सुनहरे बाल, दरमियाना कद, रुई जैसे गुलाबी गाल, पतले पतले होंठ। अलीज़े को अगर बारबी डॉल से मिलाया जाए तो गलत ना होगा। साथ भाई चले ना मेरे साथ, प्लीज़ चले ना। गुड़िया मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, तुम ज़यान या अनीक के साथ चली जाओ। नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, ये लोगों को छेड़ते हैं वहाँ जाकर मजाक बनाते हैं लोगों का। आप चलें ना प्लीज़। मुझे डॉक्यूमेंट्स में या फॉर्म में कोई मसला होगा तो आप मदद तो कर देंगे ना। ये दोनों तो नहीं करते। प्लीज़ चलें, प्लीज़ मेरे साथ कॉलेज चलें ना। झूठी, कब छेड़ा हमने? अनेक को अपने ऊपर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं हुआ। ज़यान की तो जान बसती थी अलीज़े में। खामोश खड़ा मुस्कुराता रहा। जब मैं मैट्रिक की मार्कशीट लेने गई थी आपके साथ, मेरे साथ जो लड़की खड़ी थी उसको क्या बोला था आपने? अलीज़े ने अनेक को उसका जुर्म याद दिलाया। क्या बोला था, बताना ज़रा। अनेक ने भी आगे बढ़कर कहा, आपने कहा था तैयार तो ऐसे होकर आई हो जैसे मार्कशीट नहीं अपने बाप के वलीमे में आई हो। और पीछे खड़ा उसका बाप सब सुन चुका था, जो पुलिस वाला भी था। मैं सॉरी ना कहती तो उठा के जेल में डाल देता आपको वो। अलीज़े ने पूरा वाकया बयान किया। हाँ, तो तैयारी देखी थी इसकी। पहले तो मुझे शुबह हुआ इस पर कि कहीं ये ख्वाजा सहरा तो नहीं, पर गौर करने पर मालूम हुआ कि वो बहुत मेकअप थोप के आई हुई कोई लड़की ही है। अनेक ने भी अपनी बात की तशरीह कर दी। अनेक और अलीज़े की लड़ाई को साद और ज़यान खूब इंजॉय कर रहे थे। कौसर बेगम बहुत देर से ये सुबह सुबह का शोर बर्दाश्त कर रही थी। किचन से बाहर आ गई। क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने सुबह सुबह? साद, चलो अलीज़े को लेकर जाओ कॉलेज, कहीं एडमिशन डेट ना निकल जाए। ज़यान, चलो ऑफिस जाओ। अनेक, चलो यूनिवर्सिटी के लिए निकलो। कौसर बेगम ने सबको रवाना करने का हुक्म दिया। चलो गुड़िया। साद ने अलीज़े को चलने का इशारा किया। चलें। अलीज़े ने भी साद के पीछे पीछे कदम बढ़ाए। अलीज़े जैसे ही कार में बैठी, साद ने इसको ऊपर से नीचे तक देखा। अबाया कब लोगी तुम? तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है बड़ी हो गई हो, अबाया पहना करो। साद को अलीज़े पर लोगों की हवस भरी निगाहें चुभती थी, इसलिए हमेशा इसको अबाया का कहता रहता था। जी भाई ले लूँगी, आप चले ना, देर हो रही है। अलीज़े मिनमिनाई। साद ने सन ग्लासेस आंखों पर सजाए गाड़ी स्टार्ट की और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अनेक और ज़यान भी अपनी अपनी बाइक्स पर निकल गए थे। साद और अलीज़े भी कॉलेज से वापस आए थे कि सामने का मंजर देखकर साद तो सांस लेना ही भूल गया। अलीज़े अपने जलते हुए घर को देखकर धाड़े मार मार कर रो रही थी। अलीज़े की आवाज़ साद के कान में पड़ी तो इसे होश आया। इसने फौरन अलीज़े को संभाला, जो अपने जलते हुए घर की तरफ जा रही थी। भैया, मेरे मामा बाबा के पास जाना है, छोड़िए मुझे भैया, जाने दे मुझे। अलीज़े हाथों से निकले जा रही थी। साद को इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। साद ने रोती बिलखती अलीज़े को अपने सीने से लगाया। बस गुड़िया बस। भैया मैं अकेली हो गई, मेरा कोई नहीं रहा। भैया मुझे मार दो, मैं क्या करूँगी जीकर। अलीज़े साद की बाहों में कैद थी। साद इसको दिलासा दे रहा था। फायर ब्रिगेड ने वक्त पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया था। साद और अलीज़े का घर तो बराबर में था, पर दरमियान में मोटी दीवार होने की वजह से साद का घर महफूज रहा। ज़यान और अनेक अलीज़े को घर में ले गए थे। वो रो रो के निढाल हो गई थी, आंखें सुर्ख हो गई थीं, लेकिन आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस मासूम को सब्र आता भी तो कैसे आता? इसके वही दो रिश्ते तो थे पूरी दुनिया में, वही सहारा थे इसका। वो यतीम हो गई थी, माँ का साया सर पर से उठ गया था। कौसर बेगम ने एक माँ की तरह अपनी लाडली को संभाला, इसे अपनी ममता भरी आगोश में लिया।
साथ ज़यान अनेक अपनी नन्ही गुड़िया को रोते बिलखते देखते तो इनकी आंखों में भी नमकीन पानी जमा हो जाता। ज़यान तो अलीज़े की हालत देख देख के निढाल हो गया और साथ के गले लग के फूट फूट के रो दिया, भाई मेरी गुड़िया, मुझसे नहीं देखी जाती इसकी यह हालत। खुद को संभालो, जवान मर्द होकर रो रहे हो। तुम तो कहते थे गुड़िया के हर बुरे वक्त में उसकी ढाल बनकर रहूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब वो मुश्किल में है तो उसके पास जाओ, सहारा दो इसे, चुप करवाओ, इसे एहसास दिलाओ कि दुनिया में वो अकेली नहीं है, हम हैं ना इसके अपने। साद ने छोटे भाई को दिलासा दिया। अलीज़े के वालिदैन की वफ़ात को 2 दिन गुजर गए थे। आग दोनों लोगों की जान लेकर खामोश हो चुकी थी। पुलिस भी अपना काम करके चली गई थी। घर में आग सिलेंडर फटने की वजह से लगी थी। अलीज़े के माँ बाप के झुलसे हुए जिस्मों को दफना दिया गया था। अलीज़े को कौसर बेगम ने अपने पास ही रख लिया था। वो मासूम जाती भी तो कहाँ, इसका कोई नहीं था। रक्षी बेगम अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। उनकी माँ की भी वफ़ात हो चुकी थी। अलीज़े के वालिद का भी कोई नहीं था। कौसर बेगम और इनके 3 बेटों ने अलीज़े को संभाला। इस बुरे वक्त में इन लोगों ने इसको अकेला नहीं छोड़ा। अलीज़े के वालिदैन की वफ़ात को 1 महीना गुजर गया था। अब वो काफ़ी संभल चुकी थी, बस हंसती बोलती कम थी। ज़यान इसको हंसाता भी था तो कभी हंस देती, कभी रोने लग जाती थी। वो कभी किसी भाई के साथ बाहर भी निकलती तो औरतें एक दूसरे के कानों में घुस जाती या इस मासूम बेसहारा पर ताने कसती। साथ गुस्से से देखता तो खामोशी से निकल जाती थी। कौसर बेगम के इल्म में भी लोगों की सारी बातें थीं। इनके घर के बारे में लोग कैसी कैसी बातें करते थे। 3 जवान लड़के, 1 लड़की, अंदर ही अंदर क्या होता है हमें क्या मालूम। लोगों की बातें सुन सुनकर कौसर बेगम परेशान हो गई थी। आज वो एक मौलवी साहब के घर आई थी इस मसले का हल निकालने। वो अपने 4 बच्चों से बहुत मोहब्बत करती थी। इनकी यूँ बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम बहन, बताएं कैसे आना हुआ। मौलवी साहब, मैं आपसे एक अहम मसला दरियाफ्त करने आई हूँ, मुझे इसका हल बताएं। हाँ बहन बोलो, क्या मसला है? मौलवी साहब ने फिक्रमंदी से पूछा। मौलवी साहब, 1 महीने पहले जो हादसा हुआ इससे तो आप वाकिफ़ ही हैं। उनकी जो बेटी थी वो हमसे बहुत ज़्यादा मानूस थी। हमारे अलावा इस दुनिया में इसका कोई भी नहीं, तो मैंने इसको अपनी बेटी बनाकर पास रखा हुआ है। मेरे 3 बेटे भी बहन मानते हैं इसे, मगर लोगों की बातें इस बच्ची को सुकून से जीने ही नहीं दे रही। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौसर बेगम ने सारी बात मौलवी साहब के गोश गुजार की। बहन, ये तो अच्छी बात है आपने एक बेसहारा बच्ची को सहारा दिया, मगर इस दुनिया के कानून के मुताबिक आप इसको ऐसे नहीं रख सकती। अगर कल को किसी ने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने एक लड़की को कैद किया हुआ है तो आप क्या करेंगी? आपका तो कोई रिश्ता भी नहीं इससे। आपको इसको कानूनी तौर पर बेटी बनाने के लिए कागज़ी कार्रवाई का सामना करना होगा, मगर इन कामों में भी काफ़ी पेचीदगियाँ पेश आती हैं। और दूसरा हल ये है कि कोई अच्छा लड़का देख के इसकी शादी करवा दें। मौलवी साहब ने 2 हल रखे कौसर बेगम के सामने। मौलवी साहब, वो तो बहुत छोटी है, 16 साल की तो है बस वो, इसको इतनी अकल भी नहीं है, सीधी सादी सी है। कौसर बेगम ने अपना खदशा बयान किया। बहन, बच्ची मैंने देखी है, मासूम सी है, लेकिन 16 साल उम्र कम नहीं होती। आप अल्लाह का नाम लेकर शादी कर दो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मौलवी साहब ने जवाब दिया। ठीक है मौलवी साहब, आप ही कोई लड़का बता दें, मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। कौसर बेगम ने राज़ी होते हुए कहा। बहन, मेरा तो एक ही लड़का है, वो भी शादीशुदा है। और लड़का ढूंढ क्यों रही हो? आपके घर में ही माशाल्लाह 3 लायक फाइक लड़के मौजूद हैं, इनमें से किसी एक से कर दो, बच्ची भी आपके पास रहेगी और फिर इतनी जल्दी में कोई अच्छा लड़का मिलना भी मुश्किल है। मौलवी साहब ने कौसर बेगम की परेशानी का हल पेश किया। लेकिन मौलवी साहब, वो तीनों इसको बहन मानते हैं, मैं कैसे राज़ी करूँगी इनको? कौसर बेगम परेशान सी हो गई। बहन, आपके लड़कों का इस बच्ची से कोई खून का रिश्ता तो है नहीं, मुंह बोली बहन है, इससे तो शादी हो सकती है। और जहाँ तक इनके राज़ी होने की बात है तो वो बच्चे मेरे सामने ही जवान हुए हैं और आज तक मैंने इनको आपकी कोई बात टालते हुए नहीं देखा। आपके तीनों लड़के बहुत ही फर्माबरदार हैं, आप कहेंगी तो मान जाएंगे। मौलवी साहब ने कौसर बेगम को परेशानी से निकाला।
ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا اتنا وقت دیا اور میرے مسئلے کا حل بھی بتایا۔ کوثر بیگم آخر کار مولوی صاحب کی ساری بات سمجھ گئی۔ نہیں بہن، شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ اچھا میں چلتی ہوں مولوی صاحب۔ کوثر بیگم گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ مما کہاں گئی تھیں آپ؟ کب سے ویٹ کر رہا ہوں آپ کا۔ سعد نے ماں کو خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا کام سے ہی گئی تھی۔ یہ بتاؤ کھانا کھا لیا؟ کوثر بیگم نے پیار سے کہا۔ آپ کے بغیر کھا سکتے ہیں کیا کھانا؟ زایان انیک نے یک زبان ہو کر کہا۔ اچھا چلو میں کھانا لگاتی ہوں، علیزے کہاں ہیں؟ کوثر بیگم کو علیزے کی فکر ہوئی۔ مما اسے سلا دیا ہے میں نے، اس کے سر میں درد تھا تو میں نے دودھ سے ٹیبلٹ کھلا کر اسے سلا دیا، سعد نے جواب دیا۔ اچھا چلو اچھی بات ہے، مجھے بھی تم تینوں سے ضروری بات کرنی تھی جو اس کے سامنے نہیں ہو سکتی تھی۔ کوثر بیگم نے تینوں کو حیران کر دیا۔ ایسی کیا بات ہے مما جو علیزے کی غیر موجودگی میں ہی کرنی ہے؟ زیان نے سوال کیا۔ پہلے کھانا کھا لو پھر کریں گے بات۔ کوثر بیگم کچن میں چلی گئیں۔ بھائی آپ کو معلوم ہے اس بارے میں کچھ؟ انیک کے دل میں سوال آیا تو پوچھا۔ نہیں چھوٹے، مجھے نہیں معلوم کچھ، سعد نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تینوں سر جھٹک کر کھانا کھانے لگ گئے۔ کھانا بھی تینوں سے ٹھیک سے نہیں کھایا گیا۔ جلدی جلدی کھانا کھا کر تینوں ماں کا انتظار کرنے لگ گئے۔ کچھ دیر میں کوثر بیگم بھی برتن دھو کر آ گئیں۔ تینوں بھائی پوری طرح اپنی ماں کی طرف متوجہ تھے۔ مما کیا بات ہے بتائیں؟ سعد نے بات کا آغاز کیا۔ سعد، زایان، انیک، تم تینوں کو اچھی طرح معلوم ہے علیزے جب سے ہمارے گھر آئی ہے لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، غلط الزام لگا رہے ہیں۔ مما ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں نے بھی بہت باتیں سنی ہیں، سعد نے ماں کی بات کو سمجھ کر جواب دیا۔ اسی سلسلے میں مولوی صاحب کے پاس گئی تھی، انہوں نے مجھے اس کا حل علیزے کی شادی بتایا ہے۔ عزت سے وہ بچی اپنے گھر کی ہو جائے گی اور ہمارے گھر پہ بھی الزام لگانے والوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ کوثر بیگم نے بات مکمل کر کے تینوں بیٹوں کو دیکھا۔ تینوں سکتے کی حالت میں ماں کو دیکھ رہے تھے۔ بچوں ایسے مت دیکھو، میں جو کہہ رہی ہوں علیزے کے بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں تم تینوں میں سے کوئی ایک اس سے شادی کر لے تاکہ گھر کی بچی گھر میں ہی رہے۔ کوثر بیگم نے اپنے لاڈلوں پر ایک اور بم پھوڑا۔ مما یہ سب کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ بھی چھوٹی ہے بہت، اور ہم میں سے کوئی شادی کر لے؟ آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں ہم اس کو اپنی چھوٹی بہن مانتے ہیں۔ زیان کو غصہ آ گیا تھا۔ ہاں مما، زیان صحیح کہہ رہا ہے بالکل، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ انیک نے بھی زیان کی بات کی تاکید کی۔ سعد زبان پر قفل لگائے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ نے تو جیسے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بس کرو تم لوگ، دیکھو میں ایک جوان لڑکی بنا رشتے کے گھر میں نہیں رکھ سکتی، تم تینوں بھی جوان ہو، شیطان کو جوان لڑکے لڑکیوں پر حاوی ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور میں اپنے گھر کی اور بدنامی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم تینوں کو میرا یہ فیصلہ ماننا ہوگا۔ کوثر بیگم نے اپنے لاڈلوں کو غصہ دکھایا۔ ٹھیک ہے مما، انیک سے کر دیں علیزے کی شادی، انیک سب سے چھوٹا ہے، علیزے کے ساتھ صحیح رہے گا۔ سعد نے قفل توڑا، پر خوش اب بھی نہیں تھا۔ انیک، زایان منہ کھولے سعد کو تک رہے تھے۔ سعد نے اتنی بڑی بات کس ضبط سے کہی تھی یہ وہی جانتا تھا۔ نہیں سعد، میں نے سوچ لیا ہے، علیزے کی شادی مجھے کس سے کرنی ہے۔ شکر، انیک کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔